सभी को नमस्कार। वर्ष 2023 पाने की जबरदस्त इच्छा के साथ आज का छोटा सा सेशन ओम जी सर के साथ एक बेहतर डिसीजन के साथ आगे कैसे बढ़े, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने केवल एक डिसीजन के चक्कर में पिछले 1.5 महीना खराब कर दिया और डेली इंतजार करते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा कि करें कैसे करें और क्या करें। आज जब सीकर में ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ा रहा था, एक हमारा पूर्व स्टूडेंट रामेश्वर आया नागौर से, मैंने क्लास में बच्चों से पूछा इस चीज़ को लेकर, तो उसने खुद चल के कहा कि सर 2018 में जब हम पढ़ रहे थे उस समय भर्ती का कोई नाम नहीं था, लेकिन हमने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी क्योंकि हमें लगा था कि हमें उस भीड़ में शामिल नहीं होना है, हमें अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना है, बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें पहले ही कवर कर लेनी है। जब भी कोई भर्ती आती है, विज्ञापन आता है, तो पूरी भीड़ जुटती है और भागती है, अंधानुकरण करती है। क्या हम पहले से डिसीजन नहीं ले सकते कि हमारे लिए क्या बेटर हो सकता है? कल शिक्षा मंत्री जी के बयान के बाद आप सब लोगों को पता है कि जो इतनी बड़ी पोस्ट पे होता है तो कहीं ना कहीं कई बार होता है कि हमें पता नहीं होता, फिर भी बच्चे जुटे रहते हैं। और ये तो क्लियर है स्थिति कि वर्तमान सरकार जो है वो कोशिशें कर रही है कि कैसे भी करके हम सबको खुश करें, और इसका एक बड़ा फायदा हम लोगों को मिल रहा है। आपसी खिंचतान का फायदा हमें लोगों को मिल रहा है कि सरकार एक बेहतर काम करने की कोशिश कर रही है। उसके परिणाम क्या होंगे तो कोई नहीं जानता, लेकिन कुल मिलाकर वैकेंसियां डेफिनेटली हमारे सामने आएंगी। तो ग्रेड फर्स्ट की भर्ती का कल शिक्षा मंत्री जी ने जिक्र किया है, ग्रेड थर्ड की भर्ती का भी उन्होंने जिक्र किया है 30,000। पता नहीं आएंगी कि नहीं आएंगी, बड़ा नाम है, मुझे लगता नहीं कि इतनी बड़ी भर्ती 30,000 निकालेंगे, बट उन्होंने कहा है। ग्रेड सेकंड की 8,000 भर्ती का उन्होंने बोला है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 1952 जो लंबे समय से चल रहा था, वो संभवतः अप्रैल लास्ट तक इसका विज्ञापन आ जाए, मई में आ जाए, बट मई में अपन मान के चल सकते हैं। आरएस का जैसे कि सर कह रहे हैं कि 1,000 के आसपास भर्ती का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाएगा। यूआरओ की एग्जाम आपकी मई में है। बहुत सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं। तो सर एक बेहतर डिसीजन बच्चा कैसे ले कि इनमें से किसी एक को चूज करना हो, तो वो किस आधार पे चुने कि मुझे ग्रेड फर्स्ट करना चाहिए, ग्रेड सेकंड करना चाहिए, या रीट की तरफ वापस मुड़ जाना चाहिए, या आरएस की जो नई भर्ती की आप चर्चा कर रहे हैं वो आएगी उसकी मुझे करनी चाहिए? कोई बेहतर डिसीजन का कोई मानक होता है, या जो जनता कर रही है वो उसकी प्रिपरेशन कर रहा है, मेरा दोस्त ये कर रहा है, मुझे भी उसकी शुरू कर देनी चाहिए? आप क्या मानते हैं इसके विषय? नमस्कार सभी को। देखिए सर, मेरा मानना ये है कि इस समय जो वैकेंसियां एक साथ इतनी सारी वैकेंसियां जो आने की बात चल रही है, आएंगी तो एक करके एक पे एक इतनी जल्दी आएंगी। और इस समय जिस व्यक्ति का यानी जिस स्टूडेंट का सबसे अच्छा जजमेंट होगा कि वो क्या चूज करे, वो निकल जाएगा। देखिए वैकेंसी में चूज करने का बहुत बड़ा फायदा होता है। दो, मेरा कहना हमेशा ये रहता है कि कभी भी दो नावों पर सवार मत चलो, क्योंकि दो नावों पर सवार आप चलोगे तो आपकी सक्सेस का जो रेट है वो गिर जाएगा। आप चंद उन लोगों में कल्पना मत कीजिए, दो चार लोग होते हैं जो दोनों वैकेंसी निकाल लेते हैं, लेकिन वो जब वैकेंसी को निकाल लेते हैं ना, उसके बाद बोलते हैं मैंने दोनों तैयारी की, ठीक है, लेकिन हकीकत में क्या होते हैं, वो एक ही तैयारी करते हैं। सही बात। एक वैकेंसी के सिलेबस को पूरा फोकस करके पूरा तैयार करते हैं, इसके बाद में दूसरी वैकेंसी को वो साइडलाइन देखते हैं, थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए देख लेते हैं, वरना वो एक तरफ जैसे वो पेपर देते हैं ना, जैसे मैं मेरा बताता हूँ सर, मैंने सेकंड ग्रेड की दो इंग्लिश वाली थी और क्या नाम संस्कृत वाली थी, एसएसटी वाली, तीनों के फॉर्म भरे। मैंने तैयारी सच में संस्कृत की ही की, लेकिन संस्कृत का पेपर इतना अच्छा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि अब ठीक है, अपन सेफ जोन में है। अच्छा। मैं फ्री हैंड होकर के देके आया, मेरी बहुत कम तैयारी थी, मेरा निकल गया। अब एग्जाम निकलने के बाद में क्या होता है, स्टूडेंट कहता है कि मैं तो दोनों की बहुत अच्छी तैयारी की। ये गुमराह मत हो आप, ये बिल्कुल भी गुमराह मत हो। आपको एक ही तैयारी करनी है, और सच कह रहा हूँ, चाहे आप ग्रेड थर्ड, ग्रेड सेकंड, फर्स्ट या रीट जो भी कर रहे हो ना, एक तैयारी को वो ये हो सकता है। आपने जैसे मान लो कि सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, आपका एक सब्जेक्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कईयों का स्ट्रॉन्ग वो सब्जेक्ट होता है, आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया। अब आपका दूसरा पोर्शन है जीके वाला। जीके वाला आप सोच रहे हो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर लो, तो पहले सेकंड ग्रेड के जीके को अच्छे से तैयार कर लो, और यदि टाइम है तो फिर फर्स्ट ग्रेड को एक्स्ट्रा टाइम देकर के तैयार कर सकते हो। लेकिन जब तक आप एक जोन में यानी एक परीक्षा से के सिलेबस को कवर पूरा नहीं कर लो, तब तक दूसरी परीक्षा वाले सिलेबस को मत देखो। उसकी तरफ ऐसा देख सकते हो कंपैरिजन के लिए, लेकिन उधर कूदो मत आप, कूदो मत। आपको केवल एक परीक्षा पे फोकस करना है, निश्चित रूप से नंबर आ जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूं और आप लोग भी बहुत अच्छे जानते हैं, इस मार्केट में मैक्सिमम स्टूडेंट तो 4-5 वैकेंसी आ जाए तो वही धराशायी हो जाते हैं, उनको पता नहीं रहता क्या तैयारी करनी है। कभी वो सेकंड ग्रेड सुबह जब वो उठते हैं तो फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर की तरफ उठते हैं, दोपहर आते आते किसी से चर्चा करते हैं तो फर्स्ट ग्रेड पे आ जाते हैं। फिर देखते हैं मान लो कि मेरे ये फर्स्ट ग्रेड में गणित मैथ्स मान लो इनमें से कुछ दिक्कत है तो ये नहीं आएंगे मेरे को, तो वो शाम तक आते आते थर्ड ग्रेड की तैयारी करने, महीने में वो सारी तैयारियां कर चुके होते हैं और लास्ट में नंबर नहीं आता। इसलिए आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड तो रहना ही पड़ेगा। एकदम सही बात बोलिए सर ने कि हम अपने डिसीजन पे अडिग नहीं रहते, हमारे निर्णय जो है वो हर पल बदलते रहते हैं। याद रखना, हमें हर कभी ये लगता है कि ये करना चाहिए, कभी ये लगता है ये करना चाहिए। ये पहले भी हमने चर्चा की है कि डिसीजन हमेशा इस आधार पे लो कि उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप हैं क्या। जैसे एक बच्चे का कमेंट बार बार आ रहा है कि सर ग्रेड फर्स्ट या असिस्टेंट प्रोफेसर किसका जाना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर का आपको सीधा पता होना चाहिए कि विषय बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका। थर्ड पेपर जिसमें जीके जीएस जिसका सर ऑनलाइन कोर्स भी शुरू कर रखा सर ने, वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। प्लस आपको ये करना है कि रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर लाओगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे। याद रखना, क्योंकि वहां 24 नंबर का इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू का रोल आपको खत्म करना है, तो रिटर्न में बहुत गजब के नंबर लाने पड़ेंगे। याद रखना, आप यूं नहीं है कि नॉर्मली आप 40% वाले दायरे में जा रहे हो, 40% वाला सिलेक्शन रेशियो नहीं है। तो दिमाग में रखो कि मुझे इस लेवल की प्रिपरेशन करनी है। और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा एक ऐसी भर्ती परीक्षा है जहां आपको सेल्फ स्टडी का सबसे बड़ा योगदान होता है कि आप मैक्सिमम कितना ज्यादा खुद पढ़ सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है। स्कूल व्याख्याता एक अलग लेवल की भर्ती है जहां आपको फर्स्ट पेपर को भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। आपकी साइकोलॉजी पेडागोजी इस बार जो आई है बहुत गजब की आई है, वो भी आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका सब्जेक्ट भी अच्छा होना चाहिए, मतलब आपको हर चीज के पीछे बैलेंस बनाना है। तो आप सिलेबस को देखकर अपनी अंतर्निहित योग्यताओं को देखकर डिसीजन लीजिए, यानी दो डिसीजन के चक्कर में बचिए। याद रखना, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट को साथ लेके चल सकते हो, लेकिन स्कूल व्याख्याता को आपको अलग लेके चलना पड़ेगा। स्कूल व्याख्याता कर रहे हो मतलब स्कूल व्याख्याता कर रहे हो, और इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि एपी की भर्ती पहले आ गई,
1952 की भर्ती आ गई तो आप सोच रहे हैं कि पहले मैं इसकी कर लूं, नहीं। यदि स्कूल व्याख्या और सेकंड ग्रेड आपको करना है तो केवल उसी पे अडिग रहिए। और दूसरा डिसीजन सर, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैं एमए प्रीवियस में हूं, ठीक है सर, मैं एमए इस बार कर रहा हूं, तो क्या मुझे ग्रेड फर्स्ट करना चाहिए? मुझे लगता है कि शायद ऐसे डिसीजन में बच्चे को ग्रेड फर्स्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए, उसे ग्रेड सेकंड पे सोचना चाहिए, क्योंकि भर्ती ये महीने 2-3 महीने में निकाल देंगे। तो आपके मन में हमेशा संदेह रहेगा कि मेरी तो एमए चल रही है, मैं शामिल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। इस संदेह से बचने के लिए बेटर ये है कि आप जिस भर्ती के लिए एलिजिबल है उसी पे पूरा फोकस कीजिए, चाहे वो डीएसएसबी हो, चाहे राजस्थान की ग्रेड थर्ड हो, चाहे ग्रेड सेकंड हो, जिसमें आप एलिजिबल है, मेरे अकॉर्डिंग डिसीजन आपका वही होना चाहिए। डीएसएसबी पीआरटी के लिए कब आएगा? डीएसएसबी देखो, डीएसएसबी पीआरटी के लिए अब कभी भी आ सकता है। आम आदमी पार्टी जो अपनी बहुत अच्छी साख बनाती जा रही है, आज उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, और इस कॉन्फिडेंस में वो अगले 10 से 15 दिन में देखना, दिल्ली में आपको डीएसएसबी की भर्ती का विज्ञापन आपके सामने मिल सकता है। तो एक अच्छी वैकेंसी, आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सर दूसरा सवाल मेरा आपसे रहेगा कि बच्चे ये पूछ लेते हैं कि मान लीजिए हमने एक चीज को चुन लिया, अब चुनने के बाद उनकी क्या दिशा होनी चाहिए? नॉर्मली आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं कि सेल्फ स्टडी से बेटर विकल्प नहीं हो सकता। यदि ईमानदारी से बच्चा तैयारी करे, कोई पार्ट विशेष उसको लगता है कि मुझे गाइडेंस लेनी चाहिए तो लेनी चाहिए, उसे लगता है कोचिंग मददगार है, पढ़ाने वाले अच्छे हैं, तो वो कर सकता है, ये उसका इंडिविजुअल निर्णय होगा। बाकी मैं आज भी मानता हूं कि सेल्फ स्टडी बेस्ट डिसीजन है, बट उसे सही दिशा में कैसे, आपके कोडिंग कैसे करना चाहिए, विशेष रूप से बच्चों का जीके और जीएस को लेकर एक बड़ा प्रश्न होता है कि कैसे उसको प्रिपेयर करें। इस पर आपकी क्या राय रहेगी? बच्चों देखो, आपने यदि चुनाव कर लिया कि मुझे कौन सी वैकेंसी की तैयारी करनी है, तो सच मानिए किसी की मत सुनिए। वैकेंसियां जितनी आ रही है ना लगभग उसके हिसाब से, क्योंकि होता क्या है कि सर वैकेंसी का जब नोटिफिकेशन आता है ना तब बहुत ज्यादा टाइम होता नहीं है, 2-3 महीने होते हैं। मेरा पर्सनल मानना तो ये है कि आप कोशिश करें कि जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आए तब तक तो सिलेबस तैयार हो हमारा। सही बात है, 50% तो हो जाना चाहिए, सिलेबस तैयार हो और उस समय अपन रिवाइज कर रहे हो, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। क्योंकि वैकेंसी आने के बाद में वाइब्रेशन होता है, फिर ऐसा होता है मोस्ट देखो होता क्या है, शुरू में जब वैकेंसी नहीं आती है तब अपन घूमते हैं मजे से। सही बात है। फिर वैकेंसी की तरफ जैसे जैसे 2-4 बार घूमते घूमते बातें हो जाती है, यार तो यहाँ करेंगे करेंगे, फिर नहीं करते हैं अपन। फिर इसके बाद में वैकेंसी आती है तो घबराते हैं अचानक से, फिर वो सोचते हैं तैयारी कर दें, तैयारी करने के बाद में दिशा अच्छी नहीं होती है, हमको पता नहीं होता है, तो एक ही टॉपिक को 10 दिन तक चला लेते हैं, उसको इतना भी खेल लेते हैं, फिर लास्ट में मोस्ट छांटना शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट की जनरल टेंडेंसी बता रहा हूँ लास्ट तक की, लास्ट में जाता जाता वो मोस्ट छांटना शुरू कर देता है। ऐसा कुछ मत करो, आप बिल्कुल सहज तरीके से बिना घबराहट के एक सही रिदम में चलते रहो। दूसरी बात रही मैं जीके के बारे में, आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत हो। यदि आपके टॉपिक अच्छे हैं तो फिर सेल्फ स्टडी करिए, राजस्थान बोर्ड को साथ में जरूर रखिए, उसके राजस्थान बोर्ड की किताबों को जरूर साथ रखिए। आप मानोगे नहीं, मैं आप आरएएस एग्जाम का बता रहा हूँ, कक्षा 6 से एक क्वेश्चन आया था और वो मतलब मैं जितनों को जानता हूँ ना उसमें तो किसी का भी सही नहीं हुआ था। 6 की किताब का विश्व वल्लभ ग्रंथ के बारे में बताओ, महाराणा प्रताप का था और वो चक्रपाणी मिश्र का ग्रंथ था, तो वो पूछ लिया। अब आप सोचो कक्षा 6 की किताब का एक छोटा सा बॉक्स में वो बात लिखी हुई और वहां से वो प्रश्न पूछ लिया। तो इसलिए राजस्थान बोर्ड की बुक्स को जरूर पढ़िए, साथ साथ लेते चलिए। यदि किसी को लगता है कि मेरी सेल्फ स्टडी बेस्ट है, मुझे अच्छा तैयार है, तो सेल्फ स्टडी से कुछ टॉपिक्स रहते हैं तो यूट्यूब या उस सहायता से वो देख सकता है। किसी को लगता है कि कोचिंग मेरा करना जरूरी है तो फिर वो अभी कोचिंग में जाइए। आप है ना, ऐसा मत कीजिए कि वैकेंसी आ गई फिर लास्ट के 2 महीने कोचिंग भी कर रहे हैं और एग्जाम की मतलब मैं तो ये कहूंगा कि 2 महीने आपके सेल्फ के होने चाहिए, उससे पहले कोचिंग खत्म हो जानी चाहिए। इस तरह से आपको तैयार करनी चाहिए। कोचिंग की सोच रहे हैं तो कोचिंग की नहीं सोच रहे हैं तो सेल्फ स्टडी भी ऐसी करो कि जब वैकेंसी के 2 महीने होना उससे पहले आपका सिलेबस तैयार हो, फिर केवल रिवाइज और प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हैं उनको देख करके और सुधार, ये होना चाहिए। बाकी कोचिंग के ऊपर सर भी ये करें कि सेल्फ स्टडी बहुत बेस्ट होती है, लेकिन कई बार क्या होता है सर मैं बताऊं, कई चीजें ऐसी होती हैं जो वाकई समझते नहीं है ना तो याद नहीं होती है। जैसे किसी भी पेपर का ले लीजिए, कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल बहुत कठिन लगते हैं, समझते हैं उनको याद हो जाते हैं, कईयों को आर्ट एंड कल्चर कठिन लगती है, समझते हैं उनको याद हो जाती है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति है ना, तो फिर उनके वीडियो या उसको आप एक तरह से देख सकते हो कि हाँ वहां के लिए आप थोड़ा सा कर सकते हो, लेकिन वो भी अभी से करो, अभी से बाद में मत जाओ। आप एकदम सही है, आप किसान से सीख सकते हैं। बारिश होगी उसके बाद फसल काटने का मतलब नहीं बचेगा, याद रखना। यदि आपको फसल काटनी है तो आप बारिश होने से पहले, जब माहौल बनने लग जाता है कि साहब बारिश आने वाली है, उससे पहले आप अपनी फसल को काट चुके होते हैं, उसको निकाल चुके होते हैं, वो हमेशा जीत में रहते हैं। और जो किसान कहता है कर लेंगे यार, अभी तो बादल बन रहे हैं, बादल बनने के बाद गरजेंगे, बिजली चमकेगी, बारिश आएगी, तब तक तो मैं काट चुका हूंगा, उनकी फसल हमेशा सड़ती है, गलती है, याद रखना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट एग्जाम का भी है कि माहौल बनने से पहले आप अपने सिलेबस का बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर लें। उसको चाहे आप सेल्फ स्टडी से करें, किसी अच्छी कोचिंग, किसी भी ऑनलाइन कोर्स या किसी भी अच्छी गाइडेंस में आप कर सकते हैं, बट आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, याद रखना। इसके लिए इंतजार नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आने के बाद पूरा आपका खुद को आपको लगेगा कि समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या और कैसे करना है। एक बच्चा कमेंट था कि सर 34,000 की भर्ती है, तो आप इस पे क्या बोलेंगे? मैं 34,000 की, एक बच्चे ने कमेंट किया है, मैं भी उसी कमेंट को देख रहा था कि 34,000 की भर्ती फेक है या नहीं। देखो 2 दृष्टिकोण होते हैं हमारे पास, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव दृष्टिकोण ये कहता है फेक है, क्या आएगी क्या नहीं आएगी, क्यों सोचते हो? आपको भले ही 34 आए नहीं आए, लेकिन आपको एक माहौल तो दे दिया इसने। सही बात है। आप जो पढ़ाई से रुके हुए थे, इस समय जो थोड़ी जंग लग जाती है एग्जाम के बाद, कम से कम उसको हटाया तो है। तो आप दूसरा व्यू देखिए ना कि भले ही आए नहीं आए, मुझे तो तैयारी करना है। और देखिए, मान के चलिए तैयारी कभी भी बेकार नहीं जाती। किसी ने तैयार किया है तो उसकी तैयारी हमेशा ही काम आएगी। आपने यदि एग्रीकल्चर का कोई टॉपिक पढ़ा है तो एग्रीकल्चर का टॉपिक जब आप 6 महीने बाद दोबारा पढ़ोगे ना, तो वो आना आप जैसे 3 घंटे में समेटने वाले थे ना, उसको आधा घंटे में समेट जाओगे आप। इसलिए आप ना इसका दूसरा पॉजिटिव लो, 34,000 आए नहीं आए वो छोड़ दो। आप ये सोचो कि कम से कम वैकेंसी की बात हुई है, इसका मतलब वैकेंसी आ सकती है, और मन में यही विश्वास रख के चलो कि आएगी, और फिर तैयारी के लग जाओ। नहीं आएगी तो नुकसान नहीं होगा। ऐसे नहीं है कि यदि नहीं आई आपने तैयारी कर ली तो आपका कोई शरीर का कोई अंग खराब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा।
इसलिए ये मत सोचिए। एकदम सही कहा सर ने। आप तैयारी कीजिए, माहौल तो बनाए कम से कम, नुकसान कभी नहीं होता इन चीजों का पढ़ने का। बच्चे का मैसेज था सर पीटीआई की 6000 वैकेंसी 100% आएंगी पीटीआई की, ठीक है। ग्रेड 3 की जो बोली है 30,000 ना आए 15,000 निकाल दें। आप तो माने कि भर्ती निकल गई तो आपको करना चाहिए। अब आपको कुछ आचार संहिता लगेगी, क्या होगा, नई सरकार किसकी बनेगी, क्या होगा, देखा जाएगा। नई सरकार भी बनेगी तो भर्ती प्रक्रिया तो पूरी होगी, चाहे किसी की भी आए। याद रखना, कोई भी आए, बदलाव राजस्थान की जो भी है, कैसा भी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी होता है, अपना ध्यान इन चीजों से हटकर केवल रखना चाहिए कि मेरे सामने जो चीज आ गई है मुझे उस पर पूरा फोकस करना चाहिए। लेवल बीएसटीसी वाले बच्चे सर एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे ऊपर कोई बोलता नहीं है। तो लेवल फर्स्ट का बच्चा होता है जो बीएसटीसी कर चुका होता है, उसके सामने सेकंड ग्रेड ऑप्शन नहीं होता है, फर्स्ट ग्रेड ऑप्शन नहीं होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑप्शन नहीं होता है। वो नॉर्मली शायद उसने बीए कर रखा होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या उसके पास क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है? जो बीएसटीसी वाला है जिसके पास ग्रेड 3 यानी रीट जिसको अपन बोलते हैं, उसकी तो वही ऑप्शन है। हाँ। तो देखो मैं तो उसको यही कहूंगा कि जब तक दूसरा ऑप्शन उसके पास क्रिएट नहीं हो तब तक वो पूरी मनोयोग से ग्रेड 3 के सिलेबस को पूरा कवर कर ले और जनरल राजस्थान को तैयार कर ले। राजस्थान जीके जो होता है ना उसको जनरल तैयार कर सकता है। ग्रेड 3 के सिलेबस को देख लो और ग्रेड 3 के सिलेबस को देख करके उसको पूरे मन से तैयार कर लो, ऐसे लगो कि जैसे वैकेंसी आ रही है। सही कह रहा हूँ, ये अब की बार जो रीट का पेपर लगा मैं तो खुद सोच के ये हैरान हूँ कि यार 110 108 ही मेरिट जा रही है। जबकि पेपर मैंने देखा तो मुझे इन्होंने पर्सनल फोन किया धीरज ने कि यार कितनी वेके जा सकती है, मैंने 125-30 जानी चाहिए। मैंने पेपर ऐसे मैंने मुझे लगा ही नहीं कि इन पेपर में कुछ आया। इतने इजी इतने सिंपल पेपर पहुंचे एग्जामिनर ने, बट स्टूडेंट वहां क्यों आ गया? ये एनालिसिस करने का टाइम है आपका, ये देखने का टाइम है कि मैं जो सोच रहा हूँ ना 125 जानी चाहिए थी, वो मेरिट 105-8 पे क्यों जा रही है? क्योंकि स्टूडेंट पढ़ने से ज्यादा और बातों पे ध्यान दे रहा है। इधर की सुन रहा है, उधर की सुन रहा है, कभी ये कह रहा है, कभी ये ताने मार दिया, कभी इसकी सुन रहा है। अरे कितनों को जवाब दोगे आप? जितना ही ज्यादा देखो, एक सिंपल सी बात है, आप जितनी ज्यादा अपने अंदर नेगेटिविटी को ऐसे सोचोगे मैं दूर करूं, होती नहीं नेगेटिविटी कभी दूर। नेगेटिविटी को दूर करने का एक तरीका होता है शरीर में पॉजिटिविटी बढ़ा दो। सही बात, मतलब आपकी तैयारी को बढ़ा दो। आप किसी का सुनना बंद कर दोगे। आज आप तैयारी नहीं कर रहे हो, हजारों बातें सुनते हो, तैयारी बढ़ाओ। आपको कोई कहेगा ना यार एक बात कहूंगा, बात छोड़ यार मुझे पढ़ना है, ये देख लो। और एक एग्जांपल मैं दूंगा क्योंकि मुझे याद आ गया। ये कह रहे हैं कि भाई मैं एग्जाम के समय आप जो तैयारी करते हो उसका नुकसान होता है। ये 110 108 मेरिट आ रही है ना, ये इसका नुकसान है। वरना यदि जो सही तरीके से तैयारी कर रहा है ना, देखना वो इस पेपर में 130-35 भी लेके जाएगा। सही बात। जिसकी तैयारी बिल्कुल स्ट्रेट है, उसने कभी नहीं सोचा वैकेंसी आई, वो तैयारी में लगी रहा है। मेरा एक दोस्त, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन जब हमने बीएड की वो संस्कृत में बहुत अच्छा था, मुझे लगा कि उसका आ जाएगा। लेकिन जब वैकेंसी आती तो वो घर से मतलब बोरी पैक करके अपने सामान पैक करके जयपुर आता। 3 महीने तैयारी, 3-3.5 महीने में वैकेंसी एग्जाम फिर चला जाता, नंबर नहीं आया। सेकंड ग्रेड आई, नंबर नहीं आया। मैं आपको बताऊं 4-5-6 वैकेंसियों में नंबर नहीं आया। इसके बाद में एक दिन अचानक मेरे को मिल गया, तो मेरे सामने रोने लगा कि यार मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी तो जिंदगी, अब मैं तो काम भी नहीं कर सकता, मेरे तो रोग हो गया पड़े पड़ेगी। मैंने कहा तू करता क्या है? मैंने पूछा तो उसने कहा कि मैं तो ऐसे आती है चला जाता हूँ फिर आ जाता हूँ। तो ऐसे वो तैयारी नहीं। मैंने कहा अब छोड़, तू अभी तैयारी कर। अब क्या करूँ, वैकेंसी नहीं है। मैंने कहा कि जनरल जीके जनरल चीजें तो तैयार कर, तेरा सब्जेक्ट और चीजें वो करता रहा। जो नेक्स्ट वैकेंसी आई उसमें टॉप 10 में था। तो बहुत फर्क पड़ता है, आप रेगुलेटरी जो देते हो ना उसका फर्क पड़ता है। सही बात है। एक बच्चे का सवाल था कि सर ग्रेड सेकंड के 8,000 पद आएंगे कि 100% आएंगे, इतने पद खाली हैं। आप ये चीज पहले से हम इस चीज को लेकर करें, पॉजिटिव सोचना। आप हर बात पे संदेह कर रहे हो। साइकोलॉजी और पेडागोजी का अंतर क्या है तो मैं बता दूं, पेडागोजी शिक्षा शास्त्र जो डीएसएस में पेडागोजी के नाम से आता है, वहां साइकोलॉजी का भी 60% पार्ट होता है, यानी साइकोलॉजी उसमें इंक्लूड होती है। और पेडागोजी का मतलब शिक्षण टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। आपका आरटी 2009 है, आपका एक प्रकार से शिक्षण की अधिगम की व्यवस्थाएं जो है वो इसके अंतर्गत आ गए, मैक्सिम्स इसके अंतर्गत आ गए, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसमें आ गई। ये पूरा पेडागोजी का पार्ट होता है। तो आप साइकोलॉजी और पेडागोजी दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से प्रभावित करते हैं। और पेडागोजी ही सिर्फ शब्द आता है तो भी वहां केवीएस और डीएसएस भी जितने सेंटर वैकेंसी होती है वहां साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, जिसमें लर्निंग है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, विविध अधिगम करता है, मोटिवेशन है, ये सब टॉपिक उसमें शामिल होता है। और कोई प्रश्न हो तो बताएं आप। कोर्स खरीद